Shadows fall over my heart. स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से। देखो, जब भी आप कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, आप अपने दिमाग में याद रखो एक बात कि ओवरऑल 11th की वेटेज कहीं ना कहीं क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जो 12th के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी 11th का ही क्या लग रहा होता है, कुछ ना कुछ। जैसे वेक्टर लग जाएगा, या फिर क्या लग जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, लॉग लग जाएगा, या ज्यादातर मोशन इन अ प्लेन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मोशन इन अ प्लेन। तो अब ये जैसे एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, इससे एकदम पूरा बेसिक स्टार्ट क्रिएट करते हैं हम लोग कि कैसे जेई और नीट में इस चैप्टर का भी कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी आप सोचो कि एक साइंटिस्ट के दिमाग में क्या क्या चीजें होती है, सही है, साइंस है, उससे क्या बनी है, फिजिक्स बनी है ना। साइंस का एक छोटा पार्ट क्या है, फिजिक्स है। वैसे तो साइंस में काफी चीजें होती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो तुम पढ़ते भी हो, पर एस्ट्रोनॉमी है ना, वो सभी इसी के पास होते हैं, क्वांटम फिजिक्स और अलग अलग इसके पार्ट रह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो एक वर्ड तुम्हें समझने पहला पड़ेगा साइंस से रिलेटेड, वो है साइंटिफिक। क्या? साइंटिफिक मेथड्स। आवाज आ रही है ना बच्चों? तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग डालना कि साइंस के अंदर कोई भी अगर थ्योरी बनती है, क्या बनती है, उस थ्योरी में इन 6 बातों का ध्यान रखा जाता है, साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? साइंस के अंदर कोई भी अगर थ्योरी बन रही है, कोई भी थ्योरी बन रही है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले इन 6 बातों का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले कोई भी थ्योरी बनाने से पहले नंबर 1 स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? आप लोग लिखते भी रहना कि सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, ऑब्जर्वेशन। इसे S1 बोलेंगे। S1 मतलब स्टेप 1। सही है। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, क्या न्यूटन के दिमाग में वैसे ही आइडिया आ गया ऋतुराज कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होगी? नहीं, उसने बहुत सारी चीजों को पहले ये देखा, एक ऑब्जर्वेशन करी जिसका नाम था फ्री फॉल। क्या नाम था? सही है। उसने देखा कि एक एप्पल ले लो या कोई बॉल ले लो, उसको जितनी ज्यादा हाइट से गिराते हैं उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी एक्स है, पर अगर हाइट और बढ़ा देंगे तो वो एक्स प्लस क्या हो जाएगी, और डेल्टा एक्स। जितनी ज्यादा आप हाइट बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी का ये लेवल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है किस पर, हाइट पर। न्यूटन ने ये देखा कि यार ये वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है, किसी चीज की वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, तो उसने सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन करी, फ्री फॉल। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, साइंटिफिक मेथड के लिए नंबर 1 स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। स्टेप नंबर 2 जो आपका होता है वो होता है उससे रिलेटेड क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। याद रखना, जब भी आप साइंटिफिक मेथड करते हो तो पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट करना। स्टेप 3 क्या होता है पता है आप लोगों को? वो होता है आपका, ठीक है, क्वांटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। स्टेप 4, पहले हम इन दोनों थोड़े स्टेप को देख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन ने भी अलग अलग, पहले उसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या करी थी बताओ, फ्री फॉल में, जिसने देखा कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिसमें वो क्या करता था, किसी स्टोन को ऊपर डालता था और वापस वो नीचे आता। उसने देखा कि मैंने उसे अगर 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो यहां आकर क्या हो जाएगा वो, पर वापस किससे गिरेगा, 40 से। इसका मतलब ग्रेविटी पहले जितना माइनस कर रही है उतना ही क्या कर रही है, ऐड। पहले जितना माइनस करा, माइनस करके 0 पे ले गई, तो उतना ही वापस इसने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब, ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए रिलेटेड टू क्या, फ्री फॉल, रिलेटेड टू फ्री फॉल। उसे पता नहीं था कि कोई ग्रेविटेशन फोर्स भी होती है। सबसे पहले बताने वाला न्यूटन का ग्रेविटेशन आप जानते हो ना, न्यूटन ने ही बताया था अबाउट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसने ये भी चीज चेक करी
कि एक सन जो है उसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि ये अर्थ बिल्कुल सन खींच क्यों नहीं लेता। आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि सन के अंदर अगर इतनी ज्यादा ही ग्रेविटी है तो ये अंदर क्यों नहीं आ जाता? सन, अर्थ जो है वो सन के अंदर क्यों नहीं आ रही? उसका रीजन है, हर सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट में, सही है, एक फोर्स होती है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, जो फोर्स अंदर की तरफ हो वो सेंट्रीपिटल होती है, और जो बाहर होती है वो कौन सी होती है, जो बाहर की तरफ होती है। तो इसने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल दोनों क्या है, इक्वल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स दोनों क्या है, इसलिए अर्थ अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलती। तो ये उसने क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करी। क्या करी? देखो, क्वांटिटी क्या होता है बताना पहले तो, और क्वालिटी बताओ। क्वांटिटी का मतलब होता है, ठीक है, क्वांटिटी मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट है, और क्वालिटी मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या, ठीक है, यह बात याद रखना। जैसे कि ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करना। अगर हम अर्थ की क्या देखें तो अर्थ कर रही है क्या, रिवॉल्यूशंस, ये उसकी क्या है, क्वालिटी। अर्थ की क्वालिटी क्या है, रिवॉल्यूशन करना, रोटेशन करना, और कितने दिनों में करना, 365.6 डेज में, जानते हो ना, ये क्या चीज है, क्वांटिटी। अमाउंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्या होती है, और जो क्वालिटी होती है वो एक है ना बेसिकली थ्योरी होती है। तो आपको ना जब भी आप कोई साइंटिफिक मेथड में या कभी भी आप कोई चीज क्या करते हो, बनाते हो अपनी तरफ से, या आप कोई नया क्या दे रहे हो, इस दुनिया में नई थ्योरी दे रहे हो, आप मान लो आप कोई अपनी थ्योरी दे रहे हो, तो उसके अंदर ये सबसे मेन स्टेप होता है। बताओ क्यों? सबसे पहले तो आपको क्या बताना पड़ेगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कुछ आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी कि मेरी थ्योरी कितने दिनों में काम करती है, क्या करती है, उसमें अमाउंट क्या है, और दूसरा क्या है, क्वालिटी, ये थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ गए आप लोग? अब बताओ, अगर हम ऐसा ही देखें कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, क्या है, ये क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये क्वालिटी है ग्रेविटी की, हमेशा क्या लगती है, डाउनवर्ड। किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तब भी वो उसकी वेलोसिटी कम कर देगी, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो क्या कर देगी, तेज कर देगी। इसका मतलब हमेशा कहां खींच रही है, ये क्वालिटी है। और कितने से खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना ग्रेविटी की वैल्यू। तो ये और ये में क्या फर्क है, ये है अमाउंट, ये है अमाउंट, क्वांटिटी, और जो डाउनवर्ड है ये उसकी क्या है, क्वालिटी। समझ में आ गया? क्वांटिटी क्वालिटी क्लियर हो गया, सही। स्टेप नंबर 4 क्या होगा बताओ? स्टेप नंबर होगा मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब आपको एक फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्मूला क्रिएशन। फिजिक्स में कोई भी चीज अधूरी है विदाउट एनी फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के अगर कोई चीज एक्सप्लेन हो रही है तो इसका मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए याद रखना, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है फिजिक्स जिसका फॉर्मूला ना हो। आज तक ऐसा आपने कोई देखा है, कोई ऐसी थ्योरी पढ़ी है जिसका फॉर्मूला ही ना हो? कोई ऐसी बता दो। आज तक इतने हमने गॉस लॉ पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, सब में क्या था, एक फॉर्मूला जरूर था। स्टेप 5 आपका होता है प्रिडिक्शन। ये बहुत ही मेन स्टेप होता है। प्रिडिक्शन का मतलब आपको कुछ फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है, सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जैसे पता है आपको, न्यूटन जब था ना, उस टाइम 17th सेंचुरी के जमाना था। क्या था उस टाइम? कोई रॉकेट का सोच भी सकता था? हवा में उड़ने का सोचा था? प्लेन भी बना था? नहीं। 17th सेंचुरी में ना तो प्लेन बना, ना ही कोई हवा में उड़ सकता था। पर न्यूटन ने एक प्रिडिक्शन की। वो उसने प्रिडिक्शन ये की, अगर कोई इंसान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। पता आपको कितनी बड़ी बात है? मतलब उसने
17th सेंचुरी में ही बता दिया था स्केप वेलोसिटी। क्या बता दिया था? स्केप वेलोसिटी मतलब अगर रॉकेट मिनिमम स्पीड से इतने से जाएगा ना तो वो वापस नीचे नहीं करेगा। अक्सर हम बॉल को बहुत तेज फेंकते हैं पर वो वापस नीचे ही आ जाती है। क्या ऐसी भी कोई स्पीड होगी जिससे वो हमेशा एटमॉस्फेयर को पार कर दे? ये वो स्पीड। तो ये उसने क्या की थी प्रिडिक्शन। ये काफी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है ये। 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड है। क्या आप चल सकते हो 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड? जस्ट सोचो, अगर आप चल पाते तो आपका स्कूल अगर 11 किलोमीटर दूर होता तो कितने सेकंड में पहुंच जाते आप? 1 सेकंड। रॉकेट इतना ही तेज चलता है। रॉकेट मिनिमम, ये रॉकेट की मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। क्यों? तो ये उसने क्या किया था प्रिडिक्शन। उसने ऑब्जर्वेशन करी फ्री फॉल पे, एक्सपेरिमेंट भी करे बहुत सारे फ्री फॉल से रिलेटेड। फिर उसने क्या देखी फ्री फॉल की क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या थी कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है ग्रेविटी, और हमेशा कितनी लगती है? 9.8 लगती है। फिर इसने फॉर्मूला बताया। सही है, आप लोगों ने सुना होगा F=mg, सुना है? ये किसने दिया है फॉर्मूला? न्यूटन ने। ये दिया है न्यूटन ने। फिर प्रिडिक्शन बहुत सारी, और 6 स्टेप में होता है वेरिफिकेशन। क्या होता है? वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, और आजकल नया आ गया, ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ, वेरीफाइड, वेरीफाइड बट नॉट प्रूव्ड। ये आजकल नया आ चुका है, ध्यान से सुनना। वेरीफाइड बट नॉट, मतलब सारी चीजें सही है पर भी, पर क्या है जो उसके लॉजिक है ना वो सारे क्या है, मतलब ये सारी चीजें सही है, उसके एक्सपेरिमेंट सही है, ऑब्जर्वेशन सही है, उसने जो बातें बोली वो सही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले, मतलब सारे फॉर्मूले ठीक है, प्रिडिक्शन भी क्या है एकदम एक्यूरेट है, बट वेरीफाइड है, पर वो थ्योरी प्रूव्ड, प्रूव्ड होने के लिए उसको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। क्या है? तो न्यूटन इन तीनों में से क्या रहा होगा बताओ? वेरीफाई, फॉल्सिफाई या वेरीफाई बट नॉट प्रूफ? वेरीफाइड ना? गलत। न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल वाली थ्योरी है वो वेरीफाइड है बट नॉट प्रूफ। ये बात याद रखना। अक्सर लोगों को लगता है कि न्यूटन की सारी थ्योरी वेरिफिकेशन में, नहीं, उनकी वेरीफाइड है बट नॉट प्रूव्ड है। सही है क्या? एक्चुअली पता है नॉट प्रूव्ड का मतलब ये होता है कि उसने ये सारी चीजें बैठ तो रही है पर उसका लॉजिक सही नहीं है। उससे किसी ने पूछा ग्रेविटी लगती क्यों है, तो उसने कभी भी लॉजिक बताया नहीं कि ग्रेविटी क्यों लगती है। वो आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी में से फील्ड्स निकलती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके कारण लगती है ग्रेविटी। और न्यूटन ने सब चीजें बताई, बट क्या नहीं बताई? ग्रेविटी लग क्यों रही है, कैसे काम कर रही है। ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? मतलब आपको ग्रेविटी टच नहीं करती किसी को, हवा में से ही खींच लेती है। ये सारी बातें किसने नहीं बताई? न्यूटन ने बाकी सारे बात बताई, सारे फॉर्मूला बताया। आपको पता कितने फॉर्मूले दिए? न्यूटन से ज्यादा तो किसी ने फॉर्मूला ही नहीं दिए। आपने लिख लिए पूरे 6 के 6 स्टेप। सही है, जैसे इस पे क्वेश्चन दिया भी है मैंने, देना। एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सही है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मिला किसी को? ये लो, रौनक दियो उसको। आपको भी नहीं मिला? 16 क्वेश्चन देख पा रहे हो बच्चों? क्या है आप देख रहे हैं इसमें 16 क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विच विच साइंटिस्ट वेरीफाइड विद वेरीफाइड हिज विद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब, हाइपोथेसिस का मतलब नहीं जानते आप? अधूरा सच। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने थ्योरीज बहुत सारी दे दी पर उनके पीछे क्या नहीं है? लॉजिक नहीं है। बताओ कौन सा साइंटिस्ट है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ही है जो बंदा वेरीफाइड तो है बट नॉट, लिख लो ब्रैकेट में, वहां क्वेश्चन में लिख लो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वेरीफाइड बट नॉट प्रूव्ड। हाइपोथेसिस का मतलब है वेरीफाइड बट नॉट प्रूव्ड। आया समझ में आ रहा है? यस सर। अभी मैं वो क्वेश्चंस भेज दूंगा तुम लोग को भी।
तो इस तरीके का ये आपने 6 के 6 स्टेप लिख लिए। इन 6 स्टेप से रिलेटेड क्या, इन 6 स्टेप में याद रखना कि अगर एक में भी झोल होगा, क्या होगा, झोल सीधा ये वेरीफाई भी नहीं होगी, बल्कि सीधा क्या हो जाएगी, फॉल्सिफिकेशन। आपको प्रिडिक्शन भी करने पड़ेंगे फ्यूचर से रिलेटेड। समझ में आ गया कि आगे आने वाले आपकी थ्योरी से क्या क्या इस दुनिया में बदलाव आएगा, क्या क्या हो सकता है। और आप लोगों ने लिख लिया, ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ्री फॉल, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे, फ्री फॉल के ऊपर क्वांटिटी और क्वालिटी थी कि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है और क्वांटिटी कितनी थी, 9.8 से लगती है। मैथमेटिकल फॉर्मूला F इक्वल टू mg। प्रिडिक्शन कि अगर कोई इस चीज से जाएगा तो वो ग्रेविटी को पार कर देगा, और फिर वेरीफाई भी हो गई, बट नॉट। पता है पर बुक में ये 2 ही कैटेगरी लिखी हुई है, ये हाल ही फिलहाल में 2019 में ऐड की गई है कि कोई चीज वेरीफाई हो सकती है बट नॉट, वो तब होगा जब उसके सारे मैच कर रहे हैं पर फिर भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। क्या नहीं बैठ रहा, लॉजिक। सही है ना, तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लिख लिया ना, जैसे प्रिडिक्शन में ये लिखा, एक्सपेरिमेंट में फ्री फॉल लिखा, एक्सपेरिमेंट में फ्री फॉल लिखना है, और ये डायग्राम बनाना है आपको न्यूटन से रिलेटेड, ये वाला कि ग्रेविटी 9.8 से लगती है और नीचे हमेशा क्वालिटी उसकी डाउनवर्ड लगती है। तो आगे आने वाले चैप्टर में भी हम इन सारे स्टेप को अपने दिमाग में रखते हुए यूज करेंगे। सही है, तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट ऐसा भी हो सकता है सही होकर भी गलत हो, ऐसा न्यूटन के साथ हुआ, सही होकर भी, और ऐसा गैलीलियो गैली के साथ भी हो रखा है। ऐसा एक दो साइंटिस्ट नहीं, काफी साइंटिस्ट के साथ ऐसा हो रखा है कि वो एक और साइंटिस्ट का नाम बताता हूं, शायद तुमने केमिस्ट्री में सुन रखा होगा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा उसके बारे में, तो वो भी उसके साथ भी यही हुआ कि वो वेरीफाई हो गया बट नॉट प्रूफ। फिर उसको आगे जाके बोहर ने प्रूफ किया। समझ में आया, वो लॉजिक नहीं दे पाते लोग। तो आपको साइंटिफिक मेथड समझ में आ गए, ठीक है। देखो, अब आते हैं हम दूसरी चीज पर जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स को लगाया कहां जाता है, फिजिक्स को लगाया कहां जाता है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में 3 स्कोप निकलते हैं फिजिक्स के, याद रखना, ठीक है। एक होता है मैक्रो, क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ये तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। एक होता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और एक होता है मेजोस्कोपिक फिजिक्स। क्या होती है, मेजोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मेजोस्कोपिक, ठीक है, जो बड़े लेवल पर लगे, ठीक है, जो क्या लगे, जैसे ग्रेविटेशन क्या है, एक मेजोस्कोपिक फिजिक्स में, क्योंकि किसके बीच में लगती है, प्लैनेट्स और मासेस के बीच में लगती है। किसमें लगती है, क्या ग्रेविटी में कोई एटम का चक्कर होता है, कभी भी ग्रेविटी में हम एटम्स के बारे में पढ़ते ही। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसने देखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे नहीं पता मैं बता दूं, चार्ज क्या होता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। समझ में आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, क्लियर है। जैसे बताओ मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार किस में आएगा, तू बता ऋतुराज, मोशन ऑफ अ कार किस में आएगा, मैक्रो में, क्योंकि मोशन ऑफ अ कार ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखे जाने वाला फिनोमिना है। सही है, समझ में आ रही है बात।
कौन कौन समझ गया? एक्चुअली में मोशन ऑफ अ कार सिर्फ ऊपर ऊपर से हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये देखते हैं, अंदर एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है कभी हम देखते हैं, जाने की कोशिश ही नहीं करते हम लोग। सही है, मोशन ऑफ अ कार हो गया, क्लियर है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट हो गया, डन। ये सब कौन सी फिजिक्स में आएगा? ठीक है, सही है। वेव्स की स्टडी किस में आएगी? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, क्योंकि वेव्स बहुत ही क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक चीजें आती है। समझ में आ रही है? वेव्स की स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऐसी, ये सब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अक्सर मैं बता दूं 11th की फिजिक्स ज्यादातर क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक ही होती है 11th की फिजिक्स में, क्योंकि इसमें मोशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन, ये सब पढ़ते हैं, तो सारी चीजें बड़ी बड़ी रहती है। पर 12th में कहीं ना कहीं हम ज्यादा क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ते हैं। अब मैं मेजोस्कोपिक बताता हूं क्या होता है। मेजर होती है, जो होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बिटवीन 100 एटम्स टू 1 मोल एटम। सही है। अगर कोई इंसान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की बातें कर रहा है तो किस में आएगा? माइक्रो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की किस में आएगी? पर इंसान ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है, ना ही बड़े चीजों की बात कर रहा है। इंसान बात कर रहा है फ्यूल्स, किसकी बात कर रहा है, कि मैंने 1 मोल फ्यूल जलाया तो कितनी एनर्जी बनी, मैंने 1 मोल न्यूक्लियर बर्न किया, न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो किस में आएगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ना तो आप क्या जा रहे हो, बहुत ही माइक्रो में जा रहे हो, ना तो आप एटम्स के अंदर जा रहे हो, और ना ही आप बड़ी चीजों पे जा रहे हो। जैसे फ्यूल बर्न करना, ना ही तो किसमें है, ना ही किसमें, ना मैक्रो में ना माइक्रो में। केमिस्ट्री तुम मानते हो, उसे गलत मान रहे हो। केमिस्ट्री फ्यूल बर्न करना तो सिखाती है, पर उसमें से निकलने वाली एनर्जी कौन कौन सी होती है, कैसे निकलती है, लाइट कैसे बनती है, उसके बारे में नहीं बताती। उन सब के बारे में जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मेसोस्कोपिक। तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स का मिक्सचर होता है, और 1 मोल तो आपने सुना ही होगा। ये 1 मोल अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ केमिस्ट्री में, पर ये आगे जाके आपको पता लगेगा फिजिक्स में भी बहुत बड़ा इसका रोल है, खास करके एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे। किसमें? 12th का पोर्शन है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके अंदर आपको यूज पड़ेगा इसका। तो आपने तीनों लिख ली, समझ में आया? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक बार पढ़ना जरा, आप तेज से पढ़ो काशिफा। मेसोस्कोपिक फिजिक्स किसके साथ डील करती है, बताओ। तेरे पास है, तू बता ऋतुराज, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, ये सारे पुराने जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही है, सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसके अंदर एक बार क्वेश्चन आ रखा है, इन मेसोस्कोपिक, ज्यादातर पता ही नहीं होता लोगों को मेसोस्कोपिक होता ही क्या है। और मेसोस्कोपिक फिजिक्स करती है फिनोमिनाज एट लैबोरेटरी, नहीं, मॉलिक्यूलर फिनोमिना, नहीं, न्यूक्लियर फिनोमिनाज, फ्यू टेंस और थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ, कुछ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम, मैंने बोला ना, हंड्रेड्स ऑफ एटम्स के बीच में ये ज्यादातर काम करती है। समझ में? तो इसका आंसर है 4th वन। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप, रब कर दूं, बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनाना, टरबाइन चलाना, वो सब किस में आएगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी किसमें आएगा? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, क्योंकि उसमें आप जानते हो पूरा टरबाइन मूव कर रहा है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैंक, वो सब इसमें। सही है। तो जो बड़े बड़े फिनोमिनाज है जिसमें एटम्स का कोई काम ही नहीं पड़ रहा, वो सब किस में आएंगे? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है। वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, रब समझ में आ गया? तो 5th क्या है? हाँ अभी बताऊंगा, रब कर दूं ये वाला। अब तुम दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, फिजिक्स में मॉडर्न और क्लासिकल क्या क्या वर्ड होता है।
ठीक है। डिफरेंट स्टडी ऑफ फिजिक्स। अक्सर फिजिक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, सही है। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, एक होता है क्वांटम फिजिक्स। आपने सुना ये तीनों वर्ड? क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी चीजें, ग्रेविटेशनल, सही है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, इन सबसे डील करती है। मोस्टली ये क्लासिकल फिजिक्स इन सबसे डील करती है। क्या क्या है बताओ? ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, थर्मो डायनामिक, इन सब चीजों। क्लासिकल का मतलब है जो बहुत पुरानी चीज है, जिन पर बहुत पहले पहले से हो रहा है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत पुराना है, वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, सही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल में क्या होता है? फोर्सेस, एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी सुना है? वर्क, सही है, पावर, सही है। तो जितने भी मोशन से रिलेटेड टर्म्स होती है ना, उन सब में क्या आता है बताओ? मैकेनिक्स। ग्रेविटी तो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। तो ये सब किसके अंदर आती है बताओ? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। तो एक क्वेश्चन है, फिफ्थ, बताना इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बता ऋतुराज। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूं। क्लासिकल फिजिक्स डील विथ, ठीक है, मेसोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, समटाइम मेसो समटाइम माइक्रो। मैं बता दूं, मैक्रो है इसका आंसर, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में जब क्लासिकल फिजिक्स बनी थी तो उसके अंदर कोई भी मतलब इतना डीप में नहीं, कोई एटम और न्यूक्लियर लेवल पे नहीं पड़ता था, वो सब किस में होती थी? तो इन शॉर्ट क्लासिकल फिजिक्स पूरा ही किस पे डील करती है? ये हमेशा किस पे करती है? मैक्रो पे। पता है, ये दोनों पर करती है, बोथ, ठीक है, माइक्रो, माइक्रो और मेसो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो इसका आंसर क्या होता पता आपको? फोर्थ। अगर क्वेश्चन आता ना, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स डील विद बोथ, समटाइम माइक्रो समटाइम मेसोस्कोपिक, समझ में आया? और ये तो ऑलवेज किस पे करती है? माइक्रो से भी, ठीक है। ये तो माइक्रो के अंदर फर्मी वर्मी सब में चली जाती है बहुत, ये ऑलवेज मेसो पे काम करती है, ठीक है, सही। क्वांटम फिजिक्स का बहुत तुमने कम अभी तक कोई पार्ट पढ़ा नहीं है वैसे, पर क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या आता है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर जनरली आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या आती है? न्यूक्लियर फोर्सेस, सही है। गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका क्वांटम फिजिक्स के अंदर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, गामा रेडिएशन, और ठीक है, स्टडी ऑफ जो भी न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और सबसे मेन चीज बताओ, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सुना है? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, क्वांटम फिजिक्स में मैं बता दूं आपको, इवन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी नहीं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर नॉर्मल फिजिक्स का फिनोमेना नहीं है। नॉर्मल फिजिक्स का फिनोमेना पता क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पुराना फिनोमेना बताता हूं आपको, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? क्लासिकल फिजिक्स कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर ये कहता है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड। देख रहे हो, दोनों अलग अलग है। तो आइंस्टाइन का
जो इक्वेशन है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ उसको एनर्जी को फॉलो, इसमें मास से एनर्जी बन सकती है, एनर्जी से मास बन सकता है। अब मैं बताता हूं, क्लासिकल फिजिक्स 4 मेन लॉज को फॉलो करती है। क्या करती है? और क्वांटम फिजिक्स उन लॉज को ब्रेक करती है। सही में? मॉडर्न फिजिक्स में क्या आते हैं बताओ? सेमीकंडक्टर्स। क्या? सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर। क्लियर है? ये जो बुलेट ट्रेन वगैरह में लगता है ना हमारे सुपर कंडक्टर वगैरह, ये सब सही है। और क्या आता है इसके अंदर? ऑप्टिक्स। क्या आती है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें सारे। पता है आपको, इसी के अंदर आती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। क्या आती है? एक्चुअली में फिजिक्स से ही निकली है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सुना है आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब तो सब फिजिक्स ने ही उन लैंग्वेज का। क्या? हाँ, तो तुम लोग तो 12th में हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है? समझ में नहीं आता? पाइथन कौन सी लैंग्वेज है तेरे पास? अलग ही भाषा होती है वो, सही कह रहा है। देखा जाए तो अलग ही है वो। कंप्यूटर लैंग्वेज है, सही है। अलग लैंग्वेज तो है यार, ये तो बात माननी है। हाँ, चलो चलो रब कर दूं। तो फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है? बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना वो किस में आएगा। ठीक है? ट्रैवलिंग ऑफ अ वेव फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर किस में आएगा? मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है? सॉरी सॉरी, पार्टिकल इंटैंगलिंग किस में आएगा? क्वांटम। जो वर्ड एकदम बहुत ही मुश्किल लगे ना, वो ज्यादातर किस में आते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है? यूकावाज मीजॉन्स इफेक्ट। पता है आपको, ऐसे नाम अजीब अजीब आएंगे, याद रखना, चाहे जेई हो नीट हो, उसमें जानबूझ के ऐसे फालतू के नाम देंगे जो हमें कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो मतलब समझना कि वो तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, फालतू का नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें थोड़ा डराने के लिए देंगे। सही है? जैसे यू का आवाज मैंने बताया ना आपको, मीजन्स इफेक्ट्स, तो ये सब है ना एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स के अंदर अजीब सी चीजें होती रहती है, उनके ऊपर है। मैं आपको बता दूं, रब कर दूं, वैसे तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। क्या करता है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पता है आप लोगों को? पर क्वांटम में अट्रैक्ट करता है। यस, क्वांटम फिजिक्स में ये अट्रैक्ट करता है। मैं बता देता हूं, क्वांटम फिजिक्स कोई रूल फॉलो नहीं करती, जो नॉर्मल रूल होता है। जैसे प्लस प्लस हमें पता है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पर क्वांटम फिजिक्स में, जैसे देखो, तुम जानते हो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो क्यों जुड़े हुए रहते हैं? प्रोटॉन तो सारे प्लस के हैं, और न्यूक्लियस की तो छोटी सी जगह है, तो उसमें कैसे जुड़े हुए रहते हैं? तो उसका रीजन होता है, ये सब जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गई आप लोगों को बात? रब कर दूं ना ये? तो डिफरेंट स्टडी ऑफ फिजिक्स में 3 स्टडी आप लोग पढ़ोगे। से एक क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वो देखना कहां है। सॉरी, सुपर कंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पहले आ रखा है, दिखाना। मिला किसी को? 8th क्वेश्चन है। द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सुपर कंप्यूटर्स। सही है? क्लियर है? सुपर कंप्यूटर कहां होता है? हमारे पास नहीं होता, ये एस्ट्रोनॉट्स के पास होते हैं। क्या होते हैं? ये एस्ट्रोनॉट्स के पास होते हैं, किसी के पास भी नहीं है। गेमिंग पीसी सुपर कंप्यूटर नहीं है। बच्चे पिछले साल ऐसे मान रहे थे कि गेमिंग कंप्यूटर ही सुपर कंप्यूटर होता है। गेमिंग कंप्यूटर कुछ नहीं होता, उससे भी तेज क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर पता है ज्यादातर क्या होता है? ये एक जगह नहीं होता, ये ना अलग अलग जगहों में एक, जैसे तुम्हें पता है, नहीं सर्वर भी नहीं, मैं बताता हूं सुपर कंप्यूटर क्या है। हमारी पूरी इंडिया में एक ही क्या है, और वो एक जगह नहीं है, उसके जो मिनी पार्ट्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कुछ अफ्रीका में पार्ट है, कुछ अमेरिका में है, कुछ इंडिया में है, कुछ चाइना में है, और उन सबको मिलाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद एक क्या बनता है?
एक्चुअली सुपर कंप्यूटर क्या होता है, देखो अर्थ रोटेट करती रहती है, तो कभी कभी ये वाला पार्ट सन के सामने होगा, कभी ये वाला पार्ट सन पे होगा, समझ में? मतलब अमेरिका चाहे दिन भर सूरज पे नजर रखना तो वो नहीं रख सकता डायरेक्ट इन अर्थ पे रह के, सैटेलाइट से तो रख सकता है पर अर्थ से नहीं रख सकता। पर सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसमें अलग अलग जगह आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, और सब पता है किससे जुड़े हुए होता है, सब जुड़े हुए होते हैं उससे, क्या बोलते हैं, छतरी क्या होती है वो, एंटीना, सब एंटीना से जुड़े हुए। नहीं, कोई दूसरी कंट्री हमारे कंपनी का डेटा नहीं लेते, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो बने जाते हैं वो सिर्फ स्पेस की स्टडी के लिए, उनमें सिर्फ जो डेटा स्टोर होता है ना वो सिर्फ स्पेस की स्टडी का होता है। तो स्पेस की स्टडी से हमें कोई दिक्कत, बल्कि किसी भी कंट्री को स्पेस की स्टडी से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर टाइम मीटेरॉइड आ रहा है, एस्ट्रॉइड आ रहा है, किससे अर्थ को खतरा है, वो सब चीजें कौन देखते रहता है, सुपर कंप्यूटर। और ये जनरली किस पे बेस्ड होता है बताओ, सुपर कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखोगे, सुपर कंडक्टर्स, सही है। एक्चुअली बुलेट ट्रेन भी किसके ऊपर बेस्ड होती है, इनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, इनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता ही नहीं। नॉर्मल आप जानते हो V इक्वल टू आई आर, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगता V इक्वल टू आई आर, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, मतलब इसमें जीरो लैकिंग होती है। क्या होती है, मतलब जो आप देख रहे हो उसी वक्त वो डेटा स्टोर हो गया, कॉपी करने का टाइम भी नहीं लगे। कितना भी फास्ट कंप्यूटर हो, कॉपी करोगे आप अगर 1000 GB की फाइल तो टाइम लगेगा ना, पर सुपर कंप्यूटर में वो टाइम भी नहीं लगता, समझ गए? चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। रब कर दूं अब, पक्का आ गया ना? चलो लाइट की स्पीड से, हाँ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई डाउट यहां तक, पक्का? चलो अब मैं आपको बताता हूं चार चीजें क्या है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स फॉलो फॉलोइंग कंजर्वेशन थ्योरीज, कंजर्वेशन थ्योरीज। क्लासिकल फिजिक्स फॉलोइंग कंजर्वेशन थ्योरीज, ठीक है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ मास, पर ये सिर्फ कौन फॉलो करता है बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, पर मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स मास कैन बी क्रिएटेड, कैन बी, मास आप बना सकते हो एनर्जी की मदद से, समझ में आया? तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चौथा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो सुना ही होगा, याद है मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बट लिख रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो, कौन कौन लिख रहा है ये बातें, मुश्री, आयुष, कोई लिख रहा है? कैसे लिख रही हूँ? मान्या, राधिका, कोई तो देख रहा है? यस सर। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये चारों थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स तो फॉलो करती है। क्लासिकल फिजिक्स समझ गया, जैसे किसी ने किसी को टक्कर मारी तो उसमें एनर्जी का लॉस, ये सब समझ रहे हो,
एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ये सब क्लासिकल फिजिक्स की बात है। मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स कहता है मैं सिर्फ किसको फॉलो करता हूं, मतलब ये जो है ना इसको सब कोई फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन कंजर्व रहता है, एक्चुअली में चार्ज उससे भी छोटा होगा पर चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यही बताऊंगा मैं क्वार्क्स के बारे में। किसके बारे में? आपका नेक्स्ट टॉपिक क्वार्क्स ही है। तो आपको समझ में आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ, पर उनका चार्ज सिस्टम भी थोड़ा अलग होता है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं मांगते, वो कुछ और ही मांगते हैं, सही है। और पर वो किसको मानते हैं? इसको मानते हैं, इन सबको मानते नहीं। वो मोमेंटम भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब थ्योरी में ना एक बात होती है, देखो जैसे इसकी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज द फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका भी सेम ऐसे ही। इसके में मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, पर ये तीनों तो फेलियर है, पर ये फेलियर नहीं होती, याद रखना। बड़ी बड़ी न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसको भी इन्होंने आजकल सब एटॉमिक कर दिया। क्या कर दिया? सब एटॉमिक लेवल पर ले गए। स्टार्ट करूं मैं क्वार्क्स के बारे में बताना, रब कर दूं? देखो अब मैं कुछ अजीब सी बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हें पहले ना पता हो, तो अपने दिमाग को वैसे ही अपना प्रिपेयर रख लो, ठीक है? समझ गया ना? रब कर दूं? पक्का? ऑनलाइन वाले सबने नोट कर लिया ये? यस सर। वेरी गुड। ठीक, देखो इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। उन नोट्स को एक बार क्या करना, अच्छे से पढ़ना। उसमें क्वार्क्स, लैप्टम, काफी सारी चीजों के बारे में लिखा होगा और थोड़ा मैं समझा भी दूंगा। उसके बाद जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो, मतलब आप पूरा पढ़ लो, उसके बाद बोल देना सर हमें ना वो भेज दो आप इस चैप्टर के और क्या बोलते हैं टेस्ट टाइप का, क्या, ताकि आपका ये चैप्टर टेस्ट देने के बाद क्या हो जाए, कंप्लीट। पर उससे पहले एक बार किसको पढ़ना पड़ेगा? आपको नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है? जो नोट्स आपको मिलेंगे ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा, और आप आराम से पढ़ सकते। चलो अब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो एक बात बता देता हूं, फिजिक्स में एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है बाइंडिंग। क्या होता है? बाइंडिंग। बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम होता है? सुनना ध्यान से, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। और एक वर्ड बता रहा हूं, मास डिफेक्ट। क्या बता रहा हूं? देखो क्या होता है, जनरली प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन, इन सबका मास है, मान लेते हैं एम, एम, एम और एम। सारे अभी सेपरेट है। क्या है? चारों प्रोटॉन है, पर चारों अभी क्या है? जुड़े नहीं। अभी ये न्यूक्लियस बना नहीं है। क्या नहीं बना? सारे अलग अलग प्रोटॉन्स हैं, सही है। और प्रोटॉन्स क्या होता है? हाइड्रोजन का प्लस। पता, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन छीन लो, और जनरली उसका इलेक्ट्रॉन कौन छीनता है? क्लोरीन। कौन? एक्चुअली में आपने HCl सुना है, तो H प्लस इसका इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। तुम लोगों ने लास्ट ये सुना था कि प्रोटॉन अलग अलग है। प्रोटॉन अलग है, सबका मास एम 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 है और सब सेपरेट है। अब मैं चारों को कंबाइन कर रहा हूं, चारों प्रोटॉन को, आपको पता होगा
प्रोटॉन तो सारे प्लस हैं, तो क्या सब रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर एक लग रही है न्यूक्लियर फोर्स, और जहां न्यूक्लियर फोर्स लगती है ना, वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल नहीं होते, याद रखना। प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट होंगे, और अब सारे क्या हैं बताओ? प्रोटॉन। इनका टोटल मास कितना होगा बताओ? 4m। पक्का समझ में? पर मैं आपको बता दूं, इसका 4m मास नहीं बल्कि बिलो 4m मास होगा। पहले तो इनका मास mm था ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, 4 चॉकलेट है, 4 चॉकलेट का मास 10 ग्राम है, चारों का 10 ग्राम है, चारों को मिलाएंगे तो कितना ग्राम होगा? 40 ग्राम ही होगा यार, है ना? समझ गए ना? कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोल रहा है, पर वो चॉकलेट है और ये प्रोटॉन है, फर्क नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार है। पता क्या होता है, जब कोई भी आपस में ये फ्यूज करता है, इसे हम बोल रहे हैं फ्यूजन। क्या बोल रहे हैं? आपने कभी ये 2 वर्ड सुने, फ्यूजन और फिजन? जिन्हें नहीं पता, एक होता है फ्यूजन जिसमें कंबाइन होना होता है। क्या होता है? देखो अजीब सी बात है, सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी पर मजा बड़ा आएगा। और एक होता है फिजन जिसमें होता है स्प्लिट करना। क्या करना? स्प्लिट करना। यहां से सुनना, फ्यूजन में क्या होता है कि सारे आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के लिए, अभी ने कंबाइन होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। का मतलब क्या है? इनको एक साथ रखने के लिए, एक साथ होल्ड करने के लिए कुछ क्या एनर्जी चाहिए होगी, और वो बाइंडिंग एनर्जी किससे होगी? पता किससे बनेगी? मास डिफेक्ट से। मतलब पता है सब अपना, जैसे इसका मास में बताऊं, इसका मास सर होगा 3 पॉइंट कितना? 3.6m होना चाहिए था। कितना बताओ? कितने का डिफेक्ट हुआ? 0.4m का। मतलब हर किसी ने कितना कम कर दिया अपना? 0.1m कम कर दिया सबने अपना। 0.1 मतलब टोटल 1m था, और सबने कितना m कम कर दिया? 0.1m। तो टोटल सबका 0.9m हो गया, इंटू 4 कितना आया? 3.6। और वो बताओ जो मास लूज हुआ, जो ये है मास डिफेक्ट। ये क्या है? मास डिफेक्ट होता है इनिशियल मास सॉरी माइनस फाइनल मास। क्या होता है मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट होता है मास इनिशियल माइनस मास, और इसका इतना क्वेश्चन आता है ना, किसी को पता ही नहीं होता कि मास डिफेक्ट होता क्या है। अरे मैं बता दूं आपको कि मास जब मिलता है ना एटॉमिक लेवल पर, किस पे लेवल पर? तो वो सब अपना थोड़ा थोड़ा मास कम करके क्या बनाते हैं पता है आपको? एनर्जी। ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी। क्या थी? आइंस्टाइन की थ्योरी को लोग नहीं समझ पाते। आइंस्टाइन की थ्योरी ये की थी कि जब इन सबको अलग देखा गया, आप नेट पे पढ़ भी सकते हो इन दोनों के बारे में, कि जब इनको अलग अलग चेक किया गया, इनका मास अलग अलग आया, पर जब ये सारे फ्यूज हो गए तो इनका मास सम से भी कम आया। सम से भी कम आया। क्यों आया? वो लग गया, वो मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? बाइंडिंग एनर्जी। कौन समझ गया? मतलब जो मास कम हुआ वो ही क्या बन गया? एनर्जी। और ऐसा आपकी बॉडी में भी होता है, पता आपको? मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूं, हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। तुम लोग क्या करना, पूरे दिन भूखे रहना। क्या रहना? भूखे। रात में मतलब आपको 1 किलो खाना खाना है, मतलब 1 किलो खा सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 1 किलो बिरयानी पता कितनी होती है? वो बड़े वाला आपने वो देखा है जिसमें चिली पोटैटो आता है? 1 प्लेट चिली पोटैटो खाया है, इतना होता है। अरे यार, एक आधा प्लेट होता है छोटा। 1 प्लेट वाली चिली पोटैटो किसने खाई है? इतनी लंबी सी, इतनी होती है। अरे, और एक छोटा होता है हाफ प्लेट। किस किस को बताइए? अरे वाह यार, सब पता है इसको है। तो अब आप वो अगर आप पूरी भर दो ना, तो लगभग वो 800-900 ग्राम बिरयानी होती है। क्या होती है? और लोग खा लेते हैं, भूख में तो खा ही लेंगे। और आपको वेट मशीन में जो आपकी कोला है, कोला समझ गए? कोका कोला, कोक, वो भी आपको तोलनी 1 किलो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैसे तो लीटर में आती है मार्केट में, पर नहीं, हम उसे तोलेंगे किलो में। तो 1 किलो कोला और 1 किलो बिरयानी आप खाना। पता है आपका, आपको क्या लगेगा कितना वेट बढ़ गया? आपका वेट मुश्किल से 400-500 ग्राम बढ़ेगा बस।
जबकि आपने खाया कितना है? कहां गया वेट? सही है। कभी किसी ने देखा है मिर्ची या ऐसा कुछ खाना खाते हो पूरी बॉडी में गर्मी से क्रिएट हो जाती है, बालों में खुजली आना शुरू हो जाती है? किसके साथ हुआ है? आम इंसानों के साथ होता है। लड़कों के साथ तो बोलो तो सही, लड़कियों के साथ भी होता है कि बड़ा गर्मी सा, मतलब गर्मी सी लगने लगती है, बालों में अजीब सा महसूस होता है। किसने देखा है? इसमें छुपाने वाली बात क्या है? ये तो साइंटिफिक है। क्या है? चलो, तो आप लोग लिख रहे हो इसका मास कितना हो गया? ये डायग्राम बनाया आपने मास डिफेक्ट, और वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये देखो, कितनी एनर्जी बनेगी वो? जितना मास डिफेक्ट हुआ है, और मल्टीप्लाई किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। किससे? स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है पता है, ये मास, जितनी लाइट की स्पीड है ना, उसका स्क्वायर टाइम जल्दी एनर्जी बन गई। हमारी बॉडी इतनी जल्दी एनर्जी बनाती, समझ रहे हो आप लोग कि हमारी बॉडी इतनी तेज काम करती है? लाइट की स्पीड का भी स्क्वायर, लाइट की स्पीड का भी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना, वो लाइट से भी क्या होती है? तेज। हाँ, ये हमारे हर सेल में होता है। एक्चुअली में आप देखो ना, हम 1 सेकेंड में बीट करते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हमारी बॉडी कितनी फास्ट है। हम 1 सेकेंड में एक बार से भी ज्यादा बीट करते हैं, पता है आपको? क्योंकि हम, पता है, टोटल 60 सेकेंड के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर इतनी बार बीट कर चुके होते हैं। पता है आपको? करते हैं कि नहीं? अब होता है 1 मिनट में हम 72 टाइम्स बीट करते हैं। किस किस को पता है ये बात? पता है। इस बीट का कोई बीट मजाक नहीं है। बीट का मतलब क्या है? पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर आ चुका है। हर बीट का मतलब क्या होता है? एक बीट के अंदर पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलर होके, बताओ उसे 1 सेकेंड भी लगेगा? 1 सेकेंड से कोई कम लगेगा? 1 सेकेंड से भी कम थोड़ा टाइम लगेगा। कितना तेज नहीं हो रहा? उतने में हमारे सेल एनर्जी भी बना लेंगे, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज भी कर देंगे, समझना? ऑस्मोसिस भी कर लेंगे, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक वो सारे सॉल्यूशन भी कर लेंगे। समझ रहे हो आप कि हमारी बॉडी कितनी तेज है? कौन समझ रहे? पर उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? और वो एनर्जी किससे आती है? जब आप फूड खाते हो तो उसके मास डिफेक्ट से आती है। किससे आती है? तो क्या जरूरी है जितना हम फूड खाते हैं उतना ही निकालते हैं सुबह? कौन कौन ऐसा है? किसी के साथ ऐसा हो सकता है जितना खाया गिन के उसको तोला, फिर जितना निकाला उतना तोला बराबर? होता है क्या? क्या मैं करूंगा आज जाके? बड़े पता है यूट्यूब पे फेमस हो जाएगा अगर तूने कर दिया तो काम। तोला गिन के। सही है, लोग कर सकते हैं ये आजकल, क्योंकि लोगों का ईमान जात है, सब है नहीं, है ना काशिफा? तो समझ गए? तो इसका मतलब अगर मैं आज भी, एक सुनना, मान लो मैं 80 kg का हूं और मैंने 2 किलो खाना खाया पूरे दिन भर में, सही है? तो क्या मैंने 2 ही किलो निकाला होगा? क्योंकि मैं अगले दिन भी 80 का ही रहने वाला हूं, मेरा वेट नहीं बढ़ा है। तो फिर बताओ क्या हुआ? एनर्जी। पता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं खाऊं 2 किलो और निकालूंगा तो उससे कम ही, और मैं अगले दिन 79 का भी हो जाऊं। क्यों हो जाऊं? क्योंकि जो मेरी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी पुरानी है, उसको भी मैं कुछ योगा करके या जिम करके क्या कर दूं? रिलीज कर दूं। समझ में आया? कौन कौन समझ रहा है? तो आपको ये जो क्वांटम फिजिक्स या जो भी आप बोलो, ये सब ये आपकी बॉडी में ही लग रहा है, बॉडी से बाहर तो बाद में छोड़ो, पहले तो आपकी कहां लग रहा है ये सब? अब लॉजिक समझना है आपको। खाओगे आज 1 किलो बिरयानी? खा लेना यार, क्या करते हैं आप? सही है? तो याद रखना, जब पार्टिकल अलग होते हैं तो उनका मास अलग होता है, पर वो कंबाइन होते हैं, पता है? अब बताओ, जब वापस इनको अलग करेंगे तो क्या इनका मास वापस m होगा या 0.9 होगा? वापस, अरे यार इनको ऐड करा, इनका टोटल मास हो गया 3.6 m। इनको वापस जब अलग करेंगे तो बताओ
क्या इनका मास एमएमएम में हो गया या कम होगा? मैं बता दूं, कोई मजाक नहीं है इनको वो करना अलग। अगर ये फ्यूज हो चुके हैं तो इन्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये एनर्जी देके वापस, जब तक ये एनर्जी को एमएम नहीं बना लेते तब तक ये अलग। तो बाइंडिंग एनर्जी, अगर ये बाइंड हो रखे हैं और इनका मास इतना है, तो आपको जितनी एनर्जी इन्होंने निकाली थी उतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी ने। नहीं, पागल है ये, मतलब जब तक ये दोबारा एम के नहीं हो जाते ये अलग नहीं होंगे, तो दोबारा ये ऐसे हो जाते। समझ रहे आप लोग नेचर कितना अजीब है कि मास कम हुआ, वापस मास क्या हो गया, गेन होगा, बिना मास गेन हुए ये दोबारा अलग नहीं। कौन समझ रहा है? तो आप याद रखना, इसलिए ओवरऑल मास क्या नहीं होता। ऐसे तो इस दुनिया में सबका ऑक्सीजन और इतने सारी चीजें हैं, उनका मास कम हो जाना चाहिए था। वो जब कंबाइन होता है तब मास कम कर लेता है, और जब ये वापस गलत होता है तो बाहर से उतनी एनर्जी लेते हैं कि उनका मास वापस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कौन समझ रहा है? बाइंडिंग का सेपरेटिंग एनर्जी, समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को इसमें? पूरा पक्का ना? ये सबसे मेन चीज है। और ये फॉर्मूला नहीं लिखा ना, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, ये किसका है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। और मैं बता दूं आपको, मास डिफेक्ट का फिर दूसरा फॉर्मूला ये है एनर्जी निकालने का, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का, डेल्टा एम सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट निकाल लो, फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, और उसका स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का। सही है। आइंस्टाइन बोलते थे कि लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकती है एनर्जीज। क्या? सही है। बहुत अलग अलग बातें बता रखी है, डार्क एनर्जी, समझ में आ रहा है आपको? एंटी मैटर एनर्जी, ये सब तो बहुत आगे आपको पढ़ने को मिलेगा मौका। अभी के लिए तुमने इतना लिख लिया बहुत है। समझ में आया? क्या? कॉस्मिक एनर्जी होती है जो गामा रेस, जो एनर्जीज होती है ना उससे भी, और वो पता है वो इतनी बड़ी एनर्जी होती है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी होती है वो, कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। उससे बोलते हैं क्या? कॉस्मिक एनर्जी। शायद बोल सकते हैं कि हमारी सोल क्या है? कॉस्मिक एनर्जी। सिर्फ कॉस्मिक जगह एक, कॉस्मिक एनर्जी एक ही जगह ट्रेस हुई है, और वो पता है कहां है? इजिप्ट के पिरामिड्स में। इजिप्ट के पिरामिड है ना, उस पता नहीं उसमें ऐसा क्या रहस्य में है कि उन्हीं के अंदर क्या पाई गई है अभी तक? कॉस्मिक एनर्जी। क्या? ट्रेस, ट्रेस बस वही हुआ है। सही है? क्लियर है? पता नहीं उसको कैसे यूज करेंगे, उन्हें लोगों को यूज करना नहीं आता ना कॉस्मिक एनर्जी को। नहीं तो हम आने वाले टाइम में जो लोग मरे हुए हैं, एक्चुअली पता है जो मम्मी बनाने का सिस्टम यही था। मम्मी बनाने का सिस्टम ये था कि आप बॉडी को बचाओ लो, बॉडी को सड़ने से बचा लो। उनको क्या करते हैं, एक अजीब टाइप का केमिकल लगा के मम्मी बना देते हैं, फिर उन्हें मरकरी में रख देते हैं, क्योंकि मरकरी आपने तो पढ़ा ही है, मरकरी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? कोहेसिव होती है, तो बाहर वो ऑक्सीजन को आने नहीं देती अंदर। इस तरीके से बॉडी बची रहती है, मतलब बॉडी में सड़न नहीं होती, मतलब बैक्टीरिया और बॉडी सड़ती नहीं। तो मम्मी जब बनाए गए थे तो ये हुआ था कि जैसे ये राजा है, ये हार चुका है किसी बड़े से, तो उसको मार दिया जाएगा। ये बोलता था कि जब मेरे को मारा जाए तो मेरी जितनी भी वाइफ्स हैं और मेरे जितने भी सैनिक हैं या मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको भी मार दो, और मेरे साथ क्या कर दो, उन्हें भी मम्मी बना के दफना दो, क्योंकि इन फ्यूचर उनके पास कोई ऐसी थी, कुछ पावर्स थी। इन फ्यूचर इंसान जो है, हम लोग जैसे इंसान, कॉस्मिक एनर्जी को ढूंढ लेंगे। सही है? और फिर हम उन्हें क्या करेंगे? जिंदा करेंगे। वही तो, वो उनको यकीन था जो मम्मी बने कि आने वाले टाइम में इंसान डिस्कवर, और एक टाइम में, शायद अभी नहीं पर 100 साल बाद क्या पता हमें आ जाए। आज से 100 साल पहले हमें यह भी नहीं पता था एक्स रे होती है, गामा रे होती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी कुछ होती है, पर अब पता लग गया। अब तुम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं,
पर आने वाले टाइम में एक टाइम हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही सेम अभी कुछ लोगों ने यही इंतजाम कर रहा है कि अगर वो मर जाए तो उनकी बॉडी को सेव कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी ना कभी इंसान तो क्या ढूंढ लेंगे, कॉस्मिक एनर्जी का यूज, और तब उस इंसान को दोबारा क्या किया जाएगा। इसीलिए तो आज भी आइंस्टाइन के दोनों जो ब्रेन है उनको संभाल के रखा हुआ है, पता है आपको। अरे उन्हें जिंदा करेंगे क्योंकि वही तो होंगे। उन्हें भी पता है कि इंसान जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उन्हें लाशें चाहिए होगी, पुराने से पुरानी। अब वो लाशें कहां से आएंगी, जो पुरानी है बची हुई, तो वो उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी चक्कर में वो क्या होंगे, पता है फिजिक्स की सारी चीजें मेडिकल साइंस में आती है, जो वो यूज नहीं करते ये लोग। वो किसका बनाया हुआ, वो ब्लड प्रेशर है वो किसने बनाया, एमआरआई मशीन किसने बनाई है, हम। ये लोग तो मजे कर रहे हैं। हम पहले के जमाने में डॉक्टर को बेचारे को कितनी प्रॉब्लम होती थी, सही है। पहले वाले डॉक्टर होते थे बड़ी मेहनत करते थे, पूरी नर्व्स चेक करना ये करना, जब तक स्टेथोस्कोप नहीं था। पर अब देखो डॉक्टर के पास जाओ, पहली फीस तो वैसे ही बता देता है, जाओ टेस्ट ये टेस्ट करवा लो वो टेस्ट। डॉक्टर के अब काम बहुत ही क्या हो गया, हलवा हो गया। सब तो लैब में आ जाता है कि इसका क्या कम है, क्या ज्यादा है, इसको क्या बीमारी है। बस वो तो क्या लिखने के पैसे लेता है, दवाई लिखने के और दो चार आपसे बातें करने के। सही बता रहा हूं मैं आपको, मजाक लगेगा ये, सही में यार। कभी आपको सीरियस इश्यू होगा तो डॉक्टर खुद से दवाई देगा बिना टेस्ट के, पहले वो टेस्ट करवाएगा। एक्चुअली में ये तीनों आप अलग अलग मत मानो, बायोलॉजी मैथ्स और केमिस्ट्री, ये तीनों एक साथ काम करती हैं। फिजिक्स वाले क्या बनाते हैं, मशीनें। केमिस्ट्री वाले क्या बनाते हैं, दवाइयां। अभी तो बायोलॉजी वालों का धंधा चलता है। और इसमें सीएस वालों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जो आईवीएफ ये सब चीजें हो रही है, ये इनके लिए सीएस चाहिए। सही है। हमारे ज्योतिका को जानते हो, बाजू वाली पास में रहती है वो, यहाँ पर घर हमारी इंस्टीट्यूट के जस्ट इधर ज्योतिका, जो गार्गी और आपकी बहन के साथ पढ़ती है। तो उसने बायोटेक ली है। उनको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी वालों को ही जरूरत है किसकी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। क्योंकि सारी चीजें आजकल क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। आप कंप्यूटर से मशीनें काम करती है, वो एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिला दिया जाता है, फिर उसे बॉडी में डाला जाता है। पता है ना आपको आईवीएफ कितना चल रहा है आजकल। एक टाइम ऐसा होगा कि कोई बच्चा अपने पेट में पालना ही नहीं चाहेगा, बाहर ही बाहर, खत्म खेल। मम्मी में आ गया, डिलीवरी आ गया। जैसे 4M था, उसको हमने 3.6M से कर दिया, तो कितना आया। और ये मजाक नहीं, ये सच में होगा कि बच्चे मिल रहे होंगे। और पता है लोग क्यों, आप एक बात बताओ, पता है क्यों हम क्यों पेट में रखना चाहेंगे, बताओ क्यों। क्योंकि पता है पूरी बॉडी की बैंड बच जाती है फीमेल्स की, तो वो कहेंगी भाई 10 लाख 20 लाख लगाओ, बच्चा डिलीवर। गिरीश आप क्या चाहोगे, शर्मा क्यों रहे हो यार। अभी कौन सी आपकी शादी हो रही है, हाँ बताओ बताओ, पता नहीं आपको। क्योंकि लोगों को अपना खून तो चाहिए होता है, तो उसमें आपका ही तो डीएनए होगा, और क्या चाहिए आपको। क्या, हाँ कस्टमाइजेशन तो आज भी अवेलेबल है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जानते हो ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे। अब इसको चाहिए ऐश्वर्या राय जैसे बच्चे, तो ये ऐश्वर्या राय का जीन लाएगी और अपने जीन्स को मॉडिफाई करवाएगी। कितना सही है ना, चाहते हो आप ऐसा। एक्चुअली क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
अब आप इनसिक्योर हो। कैसे इनसिक्योर हो कि भाई मेरा बच्चा, मेरी भी हाइट छोटी है, मेरे हस्बैंड की भी हाइट छोटी है, और बच्चा हमें छोटा नहीं चाहिए, बच्चा हमें मॉडल मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या करोगे बताओ? आप दो लंबे लोगों को आप बोलोगे कि आप अपना भी डीएनए दो, हम आपको पैसे दे देंगे। फिर आपके डीएनए और उसके डीएनए में जो कमियां है वो दूर की जाएगी। वो अभी भी होता है, इसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे। ठीक है, जिसमें आपके अंदर जो कमियां है, ठीक है, जैसे आपकी स्किन मान लो फेयर है तो इसको रख देंगे, पर आपकी आंखें भी अच्छे मान लो इसको भी रख देंगे, पर आपको हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा देंगे आप। ऐसे ही आपके पति की भी, और उसके बाद बच्चे में वो भेजेंगे जी। क्योंकि आपको पता नहीं है, जब टी होता है ना तो टी ही बनता है, पर जब टी और टी होना तो कुछ भी बन सकता है। अब ये दोनों भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। तो पेरेंट्स बड़े इनसिक्योर होते हैं कि दोनों में यही जीन हो, तो बच्चा, समझ गए? और दोनों में ब्लू आईज हो, फिर ब्लू ही होगी बच्चे की। समझ रहे हो? नहीं नहीं, वो सब हम एक्चुअली में हमारे अंदर एंसेस्टर्स के जीन है, तो हम अपने चेंज करवा रहे हैं, अपने चेंज करवाने के बाद दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। बेस्ट है ना? तुमने कभी देखा नहीं होगा स्पाइडरमैन की मूवी, किसी ने देखी है? उसमें जब उसको स्पाइडर काटता है तो उसके डीएनए चेंज हो रहे होता है, ये टूट के लाल लाल से हो रहे होता है। हाँ वही, यही दिल जीत लिया इसने। आपने देखी कभी स्पाइडरमैन? क्या? फिफ्थ नहीं, पहली देखना। कोई सब छोड़ो, सब बेकार है यार, पहली वाली से बेस्ट है ही नहीं। जिसमें सबसे पहली थी वो, उसमें पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे बना वो बंदा। और सोचो 2001 में तो लोगों को लिए वो साइंस फिक्शन था, क्या था, और आज वो पॉसिबल है। उस टाइम पे तो लोगों ने अरे वाह क्या डीएनए वीने चेंज हो गया ये वो, पर अब वो क्या है, पर अब हम स्पाइडर के साथ तो नहीं कर सकते। बट रशिया में एक चीज करी गई, रशिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता है जितने भी सोल्जर्स थे उनका डीएनए जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया गोरिल्ला के साथ। यस, जिससे पता है उनके अंदर एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ बनी। समझ में आया? तुमने मोसाक नहीं सुना? क्या नाम है उसका, जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है सबसे खतरनाक रशिया की? मोसाक, क्या नाम, मोसाक ही है शायद उसका नाम, नहीं जानते? वो जब किसी के पीछे पड़ती है ना तो कभी नहीं छोड़ती। सुन रहे हो आप? क्या क्या? किसको वापस ला सकता है? अच्छा, ला सकते हैं, बस उनका डीएनए कहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। सबको जिंदा कर ऐसे तो नहीं। अब उसके एक्चुअली में उसकी बॉडी को तो जला वला दिया था, हिटलर को शायद वहीं जलाया था जहां जहां वो लोगों को, कौन सा चेंबर होता था वो, गैस चेंबर, उसको मार के उसी में जला दिया गया था। और उसकी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। तीसरी शादी। क्या? अच्छा, पहली में दिक्कत दी तुम्हें, उसने सोचो कितने लोगों को जिंदा मारा था। तो आई होप आपको ये बाइंडिंग एनर्जी क्लियर है अच्छे से। अब आते हैं भाई इस चैप्टर की सबसे मेन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होती है? पहली फोर्स जो होती है वो होती है ग्रेवी, रुक जाओ 2 मिनट यार, पूरा इसके ऊपर वही बनाऊंगा, चार्ट बनाना। 2 मिनट रुक जाना, अभी तुम लिखना नहीं बच्चों प्लीज। 4 फंडामेंटल फोर्सेस, पहले मुझे एक्सप्लेन करने देना क्योंकि बड़ा सा चार्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? चार्ट। पहला इसके अंदर होगा ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। चार ये सबसे खतरनाक फोर्सेस है और इन्हीं से पूरी दुनिया बनी है। इन चारों के अलावा कोई फोर्स है ही नहीं। सही है। जैसे कोई बोलता है फ्रिक्शन फोर्स, तो बाद में अंदर जाके पता लगता है फ्रिक्शन फोर्स यही है, बस नाम चेंज कर रखा है। क्या कर रखा है? सही है। तो जो लोग बोलते हैं ना इनके अलावा कोई और फोर्स है, तो कोई भी नहीं है। ये चार ही फंडामेंटल फोर्सेस है, उसी से अलग अलग फोर्स क्रिएट हुई। समझ में आया? अगर मैं बोलूं मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स इनमें से किस में आएगी? ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी नहीं आएगी। इन दोनों के अंदर है। एक्चुअली में इसी दोनों के कारण हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? हम क्यों मूव कर रहे हैं हाथ को? क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? एनर्जी बन रही है, हर वक्त एनर्जी बन रही है। सही है। मैकेनिकल नहीं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं लगती है जहां दो मासेस के बीच में फोर्स हो। क्या हो? जैसे स्पेस में मैं हूं और कोई और भी है, हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चलो मैं बता देता हूं ना, ये लव फोर्स लगती कहां का है। अभी तुम कोई नहीं बनाएगा, अभी मेरे को बनाने देना। पहले सबसे पहले हम इसके बारे में बनाएंगे, ठीक है? वेयर मतलब कहां लगती? ये लगती है बिटवीन व्हाट? ये लगती है बिटवीन चार्जेस। सही है। दो वायर्स है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है और वो दोनों एक दूसरे को खींच रही है। वो भी सेम आएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के किसके कारण है? चार्ज के कारण। तो चार्ज से रिलेटेड जो भी फोर्स होगी वो इसमें आएगी। ये पता कहां लगती है? बिटवीन। सुनना ध्यान से, बिटवीन कहां लग रहा है? बिटवीन प्रोटॉन्स नहीं, न्यूक्लियंस या क्वार्क्स भी बताऊंगा मैं आपको। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है और क्वार्क्स क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। बिटवीन न्यूक्लियंस एंड क्वार्क्स। और ये सबसे मेन है, ये कहां लगती है? ये लगती है बिटवीन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। क्या? न्यूट्रॉन। सही है। जिसके ब्रैकेट में तुम्हें लिखाना है, यहां पे तुम ब्रैकेट में लिखना बीटा डीके। क्या? ये क्या होता है बीटा डीके वो भी बताऊंगा। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये चारों कहां लग रही है? ये मास में, ये चार्ज में, न्यूक्लियॉन्स और क्वार्क्स में, और वो किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। अब ये न्यूट्रिनो भी तुम्हारे लिए नया वर्ड है, इसलिए तुम अभी सिर्फ लिख लो, ये टेबल बना लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि क्या है, पूरा चक्कर क्या है इसका। समझ गए? अभी रुको तो सही, समझ लो। मैंने बोला था ना बाद में बना लेना। सर वेयर। अब इनकी रेंज क्या होती है? क्या होती है इनकी रेंज? कहां कहां तक लगती है? मैं बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की इनफाइनाइट रेंज, मतलब इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है। इसकी देखना, बिटवीन 10⁻⁻15 टू इंफिनिटी। 10⁻⁻15 टू इंफिनिटी जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंफिनिटी भी जा सकती है, पर कहां से स्टार्ट होगी और ये कहां लगेगी बताओ? बिलो 10⁻⁻15, जिसका नाम होता है 1 फर्मी। बहुत रेयर लोगों को पता है, जब आप फर्मी से भी छोटे चले जाओ तो वो न्यूक्लियस का साइज होता है। क्या होता है? और फर्मी पता कितना होता है? 1 मीटर को 15 जीरो से, 1 मीटर को 15 जीरो से डिवाइड करेंगे तब आएगा ये फर्मी।
बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है फर्मी। समझ में आया? आज तक कोई फर्मी स्कोप में नहीं बना, जैसे माइक्रोस्कोप बना हुआ है, नैनोस्कोप बना हुआ है, पर फर्मी स्कोप आज तक, फर्मी स्कोप जाए जो अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर क्या कर सके, अच्छे से देख सके। याद रखना, कोई फर्मी स्कोप नहीं है, हम न्यूक्लियस को जूम करके नहीं देख सकते, एटम को हम ऊपर ऊपर से देख सकते। सही है? कोई दिक्कत? और ये भी कहां लगती है? बिलो 10⁻⁻⁵। डन? चलो, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी स्ट्रेंथ, इसकी 1 न्यूटन जहां है, इसकी अगर क्या है, या x न्यूटन है, क्या है, 1 न्यूटन, तो जितनी है ना उसकी 10 की पावर पता है 36 कर दो, क्या होगा? जहां ये 1 न्यूटन है वहां इसकी रेंज है, सॉरी इसकी स्ट्रेंथ है 10 की पावर 36, तो बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है? अरे बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है ये। ग्रेविटी तो इसके सामने, इसीलिए लाइट ग्रेविटी की नहीं सुनती। लाइट को अगर फेंकेगी, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लाइट ग्रेविटी की सुनती है? लाइट ही है जो ग्रेविटी को आराम से पार कर देती है। अगर बॉल फेंकेंगे तो बॉल उड़ा लेगी वो। पर लाइट, अगर हम एक लेजर लाइट, बहुत स्ट्रांग लेजर लाइट है, उसे मून पे फेंक रहे तो वो मून पे जाएगी और वो डरेगी नहीं। किससे? क्योंकि ये पता है कितनी ज्यादा पावरफुल है। पूरी दुनिया का पैसा भी मिला दो ना तब भी इतना पैसा ना बन पाए, इससे आधा भी नहीं बन पाए, पता है आपको? इससे आधा भी नहीं बन सकता। इसका आधा क्या होगा? 10 की पावर 18। ऐसा नहीं करती लाइट, ग्रेविटी से नहीं बनती अनलेस क्या हो, ब्लैक होल। क्या हो? क्योंकि ब्लैक होल बहुत अलग चीज है, वो पता नहीं कैसे काम करता है कि उसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है कि वो लाइट को भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। हाँ, लाइट को अगर आप ऐसे सीधा फेंकोगे और आगे कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है तो आउटर स्पेस। समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताओ, न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 या फिर 10 की पावर, कुछ ज्यादा ही नहीं है, उससे भी 100 या 1000 गुना ज्यादा है। क्योंकि 10 की पावर 38 भी हो सकती है, 10 की पावर उससे भी 100 या 1000 गुना। ये 100 कर दोगे तो ये 1000 गुना कर दोगे तो ये। सोचो अब, सही है? क्या एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी अर्थ को तबाह कर सकता है? सही है? एक 50 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब, खतरनाक, अगर वो गिरे बहुत खतरनाक झटका लगेगा अर्थ को, और अर्थ में सब वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप कि इसके तो ये तो और भी माशाअल्लाह काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कितना होता है बताओ? ठीक है, ये होता है 10 की पावर 23। कितना? 23 के आसपास। समझ गए? ठीक है, मैक्सिमम जा सकता है 10 की पावर 27, पर ये इसका मेन रेंज होती है 10 की पावर 20। सही है? तो क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटी से भी लो है? ग्रेविटी से तो ज्यादा ही है, पर वो इन दोनों से माना कि क्या है, कम। इन दोनों से कम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, पर ग्रेविटी से तब भी क्या है, पावरफुल है। कौन कौन समझ गया ये रेंज? पक्का? अच्छा ठीक है। तीसरा आता है मीडियम डिपेंडेंस। क्या? चौथा क्या आता है? मीडियम। मतलब अगर दो मास के बीच में, पता आपको, अगर लिक्विड डाल दे, क्या डाल दे, तो अनचेंज होगा। क्या होगा? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? समझ में आया? अगर जैसे पूरी अर्थ पर पानी की बाढ़ आ जाए, पूरी पानी से भर जाए, तो ग्रेविटी में चेंज आएगा सन और अर्थ की? नहीं आएगा, क्योंकि ये अनचेंज होती है। मीडियम डिपेंडेंट, या आप अनचेंज को इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो यहां पर। इंडिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड नहीं करती। कौन नहीं डिपेंड करती? ग्रेविटी। मीडियम समझ रहे हो? अगर पूरी अर्थ पर लावा बिखर जाए, या पूरी अर्थ आग से जल जाए, या पूरी अर्थ की एयर खत्म कर दूं, ग्रेविटी उतनी ही लगेगी जितनी पहले लग रही थी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यस, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, समझ में आया? ये भी अनचेंज मतलब इंडिपेंडेंट, और ये भी क्या है, न्यूक्लियर फोर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, मीडियम से। पर एक ऐसी चीज है जिसको मीडियम से बड़ा फर्क पड़ रहा है, कौन सी चीज, देखा ना? क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट यस, चार्ज पर तो सिर्फ कौन डिपेंड करती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। चार्ज पे तो सिर्फ कौन से डिपेंड करती है, सही है, वो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, किस पे, ये न्यूक्लियस, क्वार्क्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या है, चार्ज नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है आप लोग का, नेचर ऑफ फोर्स क्या आता है, हाँ, लाइट पे लग सकता है पर वो ब्लैक होल के केस में लगता है बस। देखो नेचर क्या है, ग्रेविटेशन का, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज, क्या ये बात सही है, क्या दो मास रिपेल भी कर सकते हैं, नहीं, दो मास हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मास को देखेंगे, ये बोथ है, क्या है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, समझ में आया, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, आ रहा है बात समझ में, और ये भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव, तो इसका मतलब एक ऐसी फोर्स है जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कौन सी है, वो कौन सी है, जो दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो सिर्फ किसमें होगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर आप लोगों को, क्लियर है, चलो अब आता है सेंट्रल नेचर, क्या आएगा, इसके भी ऊपर कोई क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है, कौन सेंटर से जुड़ती है, कौन क्या होती है, आप जानते हो ये सेंट्रल फोर्स होती है, क्या होती है, मतलब आप जानते हो इसके अंदर एक सन हमारा क्या है, सेंटर, ये क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पर सन और अर्थ, सही है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेंट्रल फोर्स होती है, जैसे कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कौन बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस, और वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, तो ये सेंट्रल फोर्स है, जैसे कि सन और अर्थ है, सन हर तरफ सेंटर की तरफ खींच रहा है अर्थ को, वैसे ही न्यूक्लियस किसको खींचता है, इलेक्ट्रॉन, पर ये में ऐसा कोई सेंटर पार्टिकल नहीं होता, ये नॉन सेंट्रल होती है, क्या होती है, अब न्यूक्लियस का क्या अपना कोई सेंटर होता है, उसमें सारे ही पार्टिकल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्या न्यूक्लियस का अपना कोई सेंटर होता है, नहीं, न्यूक्लियस खुद एक सेंटर था पर अब उसका कोई और सेंटर नहीं होगा, और ये भी क्या है, नॉन सेंट्रल है, कोई बात समझ में आई आप लोग को, बना रहे हो ये, अभी बना लेना, 2 मिनट पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और भी क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें भरी जा सकती है, अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं,
चलो 9 से स्टार्ट करते हैं। क्या किससे स्टार्ट कर रहे हैं? 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? उससे पहले वाले तो थोड़े बहुत मैंने बताया भी दिया और आप दोबारा करना भी इनको। क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एन assumption or hypothesis? Is an assumption or hypothesis? Universal law of gravitation can be proved. गलत है ये तो। सेकंड तो हो ही नहीं सकता, बताओ क्यों? कोई प्रूफ कोई ना है वो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी वेरीफाइड। वेरी गुड, वेरीफाई हो सकता है, प्रूव नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा है फोर्थ है इसका आंसर। क्यों? पहली बात सही है कि ये अजम्पशन और हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। किस पर? अजम्पशन हाइपोथेसिस बताया था मैंने आपको। तो ये मुझे लगता है इसका आंसर क्या है? फोर्थ। फोर्थ ही इसका आंसर सही है। टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 आपको फोर्सेस दिया है, देखो ध्यान से। एक एफ जी दिया है, एक एफ ई दिया है, एक एफ डब्ल्यू एस दिया है और एक एफ डब्ल्यू दिया। देखो ये 4 दिया है हमको। बताओ इनको अरेंज करना है, सबसे ज्यादा इसमें से ताकतवर फोर्स कौन सी होती है? मैं तो इसको नंबर 1 पे रखूंगा। बताओ क्यों? सही है। मैं अगर होता ना तो मैं सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स को रखता। सही है। बताओ क्यों इसको सबसे ऊपर क्यों रखा है मैंने? सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। उसके बाद मैं किसको रखता पता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक को। उसके बाद में रखता सबसे ज्यादा वीक को, और फिर मैं रखता ये। बताओ ये कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है ये। अच्छा, ये तो फोर्थ क्या रखा हमारा? फोर्थ क्यों? फोर्थ में ग्रेविटेशन तो ज्यादा होती है। नहीं, इन चारों में देखें तो ग्रेविटेशन तो सबसे कम है। 1 न्यूटन तो कम ही होता है, 10 की पावर 23 बहुत ज्यादा होता है। मतलब 1 के बाद 23 0। इसका आंसर क्या है? सेकंड है। समझ गया क्यों है सेकंड? इसे इंपॉर्टेंट भी लिख लो, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सही है, और ये रेंज आपको याद होनी चाहिए ये सब। अच्छा अगला क्वेश्चन, फोर्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ मैं बता दूं इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है। आपने ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, याद है आपको? तो ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें एक ये भी डाल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि होता है 1 बाय फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, ये वाला फॉलो करता है। यस फॉलो करता है। ये भी इसको फॉलो करता है। बताऊं कैसे? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये भी दोनों फॉलो करता है। पर यहां आएगा नो, और इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब बता रहा हूं, समझना वंदना। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो फोर्स कितनी कम होगी? पता है? फोर्स अगर डबल करने पे 4 गुना कम हो जाएगी, डबल करेंगे ना तो 9 गुना कम हो जाएगी, और चौबल करोगे 16 गुना। स्क्वायर समझ रहे हो? और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ाने पे ये दोनों तो स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, वो दोनों फॉलो नहीं करते। तो इसमें बताना है इनवर्स स्क्वायर लॉ को कौन फॉलो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यस फॉलो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थर्ड नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एंड 3। क्लियर है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज का करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वीकेस्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। बेकार है बिल्कुल। मुझे सबसे, और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। फर्स्ट ही आंसर है इसका। सेकंड गलत क्यों है बताना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीकेस्ट नहीं होती। वीकेस्ट तो खुद कौन सी होती है? ग्रेविटेशन। क्या न्यूक्लियर फोर्स वीकेस्ट होती है? नहीं, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होती, स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या है? ए पार्ट। समझ में आया? 12th का ए होगा।
ऑनलाइन में बच्चों आप लोगों को भी भेजूं क्या? एक बार मैं भेज देता हूं तुम लोग को भी। समझ में आ गया बच्चों? तुम्हें मिल गया? ऑनलाइन वालों में किसी को मिला? चलो दूसरा 13 हो गया हमारा। 13 नहीं हुआ तो कर लिया तुम लोगों ने खुद ही। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज ये कर तो लिया हमने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। हाँ सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर अट्रैक्टिव। हाँ न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ऑल ऑफ दिस। क्यों? ये देखो ना टेबल में, ये दोनों अट्रैक्टिव होती है, वो भी अट्रैक्टिव होती है, पर ये क्या होती है? तो सही तो है, चारों सारे स्टेटमेंट ठीक है, तीनों ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या नाम है काशिफा? ठीक है, फिर इसका ऑल ऑफ दिस होगा। ओहो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स। अच्छा, क्या ये बात सही है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो 100 गुना पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक से? हाँ प्रूफ है ये तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेम ही होगा। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ रहा है? बताओ क्यों? 36 और ये 38 है, सही तो है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 टाइम 13 टाइम स्ट्रॉन्गर देन। अच्छा, क्या अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये आ जाएगा? इसके बीच में कोई सी भी ले सकते हैं, इसके बीच में ले लो कोई सी भी और उसको 13 से मल्टीप्लाई करके देखो कि ये आ रही है कि नहीं। चलो मैं यही ले लेता हूं, 25 ले लेता हूं, 10 की पावर और उसको 13 से करना, 10 की पावर 13 कितना आएगा? 10 की पावर 38। समझ में आया? इसके बीच में आप कोई सी भी ले सकते हो और 10 की पावर 20। ये सही बोला है, इन्होंने सही बोला, ये स्टेटमेंट ठीक है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो 10 की पावर 13 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 39 टाइम्स होती है ग्रेविटेशन से? कैसे कैसे? देखो देखो, ग्रेविटी तो एक ही होती है, उसको अगर तुम 10 की पावर 39 से करें तो कितना आएगा? और ये न्यूक्लियर फोर्स है स्ट्रॉन्ग वाली, और वो कौन सी फोर्स है? ये वाली, ग्रेविटी की। हाँ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 13 टाइम 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो इसका भी क्या है? ऑल ऑफ दिस। 16 तो हमने कर लिया, आइजैक न्यूटन था उसका आंसर, है ना? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये रहा सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ, न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। इसका भी सही है। समझ आ रही है आपको? तो अगर वो यहां ये भी लिखते हैं ना, न्यूक्लियर फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो वो गलत हो जाता। और कई बार आता है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या आता है? याद रखना है, ऐसा पढ़ के आना जाना, राइट भी आ सकता है और जानबूझ के उसमें एक गलत लिखा हुआ होगा, तो उसमें एक बड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको इन सब में। सही है? जब आप टेस्ट दोगे तो मैं आपको अजीब अजीब क्वेश्चन दूंगा इन्हीं में से, पर थोड़ा क्या करूंगा और थोड़ा मुश्किल कर देंगे। डन? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय इन्वर्टिंग मीडियम। बात तो सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से डिफेक्ट करती है? अनअफेक्टेड। ये देखो, मीडियम से क्या रहती है? इंडिपेंडेंट, अनचेंज।
Gravitational force is not affected by inverting medium. Electrostatic force is affected by inverting medium. Yes, affect करती है. Depends on. फिर क्या है? Nuclear force does not obey inverse square law. न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती ना. हाँ, नो. तो इसका भी क्या होगा? समझ रहे हो? Shadows fall over my heart.